तो एमडी कैट बायोलॉजी में आज हमारे पास जो डिस्कशन का टॉपिक है वो प्रोटीन्स है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्जाम में, जिस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूछे गए हैं एग्जैक्टली उसी तरह के कॉन्सेप्ट हम इस डिस्कशन के अंदर जो है वो देखेंगे। और थ्रू एमसीक्यूज, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर टॉपिक को कवर करते हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों ने आंसर करने हैं और फिर हम फर्दर इस पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मिल्क प्रोटीन इज लैक्टोजन, मायोसिन, कैसीन और पेप्सिन। जी आंसर करें कि कौन सी मिल्क प्रोटीन है। जी सब लोगों के आंसर जो है वो सी आ रहे हैं कि कैसीन जो है वो मिल्क प्रोटीन है। ओके, ये सब लोगों ने ही सी आंसर किया है। बिल्कुल, जो कैसीन है दिस इज वन ऑफ द मिल्क प्रोटीन। अब देखें, इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। ये तो है मिल्क प्रोटीन। इसी तरह आपने एक वर्ड जो है वो पढ़ा हुआ है, एंड दैट इज द लैक्टोज। लैक्टोज जो है ये एक मिल्क शुगर है। इसी में कंफ्यूजन आती है कि लैक्टोज आ जाए कैसीन आ जाए। अगर तो मिल्क प्रोटीन पूछेंगे कैसीन है, अगर मिल्क शुगर पूछेंगे तो लैक्टोज है। लैक्टोजन, लैक्टोजन जो है ये एक हार्मोन है। ये एक ऐसा हार्मोन है दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। इसको प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं। और इस हार्मोन का जो है वो फंक्शन क्या होता है, ये मिल्क सिंथेसिस का काम करता है इन द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल। तो मेमोरी ग्लैंड्स में जो मिल्क सिंथेसिस का काम है वो लैक्टोजन करेगा। पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मायोसिन जो है आप जानते हैं ये प्रोटीन है जो कि मसल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन इज a बेसिक प्रोटीन due to alanine and glycine, methionine and serine, tryptophan and tyrosine, lysine and arginine। जी ये क्वेश्चन भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो ज्यादातर प्रोटीन होती हैं वो हम जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं, लेकिन हिस्टोन जो है दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रोटीन एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। तो ये कौन से अमाइनो एसिड्स की वजह से इसको हम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कहते हैं। तो जिशान का, कासिम का, ज्यादातर लोगों का आंसर जो वो डी करेक्ट है। और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो भी डी है, लाइसीन एंड आर्जिनिन। इसकी वजह से ये एक बेसिक प्रोटीन है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिस्टोन अब कहाँ प्रेजेंट है, आप जानते हैं कि हिस्टोन जो है वो प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम में। और ये क्रोमोसोम के अंदर किसके साथ अटैच होती है, ये डीएनए के साथ अटैच होती है। जिसकी वजह से आप जानते हैं कि एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है एंड दैट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द न्यूक्लियोहिस्टोन। ये क्रोमोसोम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। हिस्टोन जैसे मैंने आपको बताया कि दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। ज्यादातर प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होती है लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज है। और डीएनए के अंदर जो हमारे पास फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट इज नेगेटिवली चार्ज। अब जिसकी वजह से डीएनए और हिस्टोन के दरमियान एक अट्रैक्शन डेवलप होती है और इसी वजह से वहां पर न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता है। या हम ओवरऑल वहां पर एक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। और जिसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन, और 200 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के, उसके साथ मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोहिस्टोन। तो ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट है और इसमें ये अमाइनो एसिड्स याद रखने के, लाइसीन और आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड है उसकी प्रेजेंस या उसकी अबंडेंस की वजह से, क्योंकि वो अबंडेंटली प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये एक बेसिक प्रोटीन है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, वेरिएशन इन द प्रोटीन और ड्यू टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, आर ग्रुप और अल्फा कार्बन। जो आपको प्रोटीन्स में बहुत सी वेरिएशंस मिलती हैं वो वेरिएशंस किस वजह से मिलती हैं। जी चार ऑप्शन आपके पास, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। यहाँ ज्यादातर जो आंसर है वो सी आ रहे हैं कि आर ग्रुप की वजह से प्रोटीन्स के अंदर वेरिएशन आती है। हफ्सा ने जो है वो ए कहा है और कासिम ने जो है वो इकाइल आर ग्रुप का है, साइमा ने भी आर कहा है। लेकिन जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों ने गौर से नहीं पढ़ा। मैं वेरिएशन इन प्रोटीन्स की बात कर रहा हूँ, मैं वेरिएशन इन अमाइनो एसिड की बात नहीं कर रहा। अगर अमाइनो एसिड की हम बात करते हैं या वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड अगर मैं कहता कि वो किस बेस की वजह पे होते हैं, तो आप भी तो कहते हैं कि आर ग्रुप की वजह से वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। मैं कहता हूँ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स जो है वो किसकी वजह से हो रहे हैं। अब मुझे थोड़ा करेक्ट आंसर ए जो है वो नजर आ रहे हैं। हबीबा कह रही है हमाद अरसलान, तो इसमें जो करेक्ट है वो ए ही है, सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड। तो आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है कि एक प्रोटीन दूसरे से कैसे डिफरेंट है। अब साफ ज़ाहिर है अमाइनो एसिड के नंबर भी वेरी करते हैं, लेकिन नंबर सेम भी अगर हो तो सीक्वेंस जो है वो उस बेस पर हम प्रोटीन जो है उसके अंदर वैरायटी देखते हैं। अमाइनो एसिड तो ही 20 यूज होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए,
जो कि हमारी बॉडी में मोस्टली यूज हो रहे हैं, और उनका सीक्वेंस चेंज होता जाएगा और प्रोटीन जो है उसके अंदर वेरिएशन आती जाएंगी। सो इसमें जो है वो आपको अल्फा करेक्ट मिलेगा। आर ग्रुप अमाइन एसिड में वेरी करेगा, साफ अमाइन एसिड जो है उसके अंदर इसमें वेरिएशन, अल्फा कार्बन जो है वो सबके अंदर सेम ही होगी। अल्फा कार्बन जो कि जिसके साथ ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, अमाइन एसिड का ही पार्ट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न कर लेना है। जी, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी? कोलेजन, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन। सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन जो है वो हफ्सा, साइमा, हमाद, हबीबा ये कह रहे हैं कि कोलेजन जो है वो सबसे ज्यादा अबंडेंटली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। यस, ऑल और करेक्ट, सबने ही सही कहा है। सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में कोलेजन है। अब कोलेजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? लेक्चर के अंदर भी आप लोगों ने इसको पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर भी आपको कोलेजन मिलती है, फिर कार्टिलेज जो है वहां पर भी आपको कोलेजन मिलती है। इसके साथ साथ कोलेजन की जो प्रेजेंस है वो टेंडन में भी है। इसी तरह से लिगामेंट जो होते हैं इनमें भी आपको कोलेजन मिलती है। इवन जो टीथ्स होते हैं इनके अंदर भी आपको कोलेजन मिलती है। कोलेजन की जो प्रेजेंस है वो बहुत जगहों पर प्रेजेंट है। फिर इंसुलिन आप जानते हैं ये शुगर को कम करती है। ट्रिप्सिन जो है ये भी एंजाइम है। हीमोग्लोबिन जो है ये भी प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात कर लूं तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब प्रोटीन की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आ सकती है, इसी तरह से आपने स्ट्रक्चरल प्रोटीन पढ़ा है, फिर फंक्शनल प्रोटीन्स पढ़ा है, हॉर्मोन्स के तौर पे प्रोटीन यूज हो सकती है, कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन होती है जैसे कि एक्टिन मायोसिन, डाइजेस्टिव प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन जो है ना जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको जस्ट थोड़ा सा सोचना है उसके अंदर कि जी बताएं ये कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ या आपसे पूछ लेता हूँ कि बताएं जी स्टोरेज प्रोटीन कौन सी है? जैसे कल हमने स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इससे पहले पढ़ा था, तो स्टोरेज प्रोटीन कौन सी? अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना होता है किसी न किसी जगह पर जो नरिशमेंट के लिए या इवन जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए प्रेजेंट होती है। कोई किसी को बताएगा जरा कोई आंसर कि व्हाट इज स्टोरेज प्रोटीन? ओके, कोई आंसर नहीं कर रहा कि स्टोरेज प्रोटीन कौन सी है। ग्लाइल सेल कहा है, ग्लाइल सेल तो इसमें नहीं इस तरह से एग्जैक्टली करेक्ट होगा। बहरहाल मैं बहुत कॉमन जो प्रोटीन लिख देता हूँ स्टोरेज प्रोटीन, दैट इज द एल्ब्यूमिन। ये एक स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है। हॉर्मोन्स भी आपने देखा प्रोटीन के होते हैं। इस तरह से आगे सवाल है कि डिफेंसिव प्रोटीन कौन सी है। इसी तरह से अगर कोई एंजाइम आ जाए, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ जी डाइजेस्टिव प्रोटीन। इस सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सवाल इस तरह के पेपर के अंदर जब आते हैं तो ये नहीं होता कि जी कोई ये आउट ऑफ द सिलेबस आगे, थोड़ा सा आपको सोचना होता है। डाइजेस्टिव प्रोटीन कौन सी है? मैं यहाँ मुख्तलिफ तरह के डाइजेस्टिव प्रोटीन अगर लिख दूँ, अमाइलेज जो है ये डाइजेस्टिव प्रोटीन है क्योंकि डाइजेशन के अंदर यूज होते हैं। इसी तरह से लाइपेज जो है ये डाइजेस्टिव प्रोटीन है। फिर पेप्सिन है, अभी हमने देखा कि प्रोटीन की डाइजेशन को स्टमक के अंदर। फिर ट्रिप्सिन है, ये डाइजेस्टिव प्रोटीन है। तो ये सवाल जो है वो आपसे इस तरह के पेपर के अंदर आ सकते हैं। अगर सवाल आ जाए जी बताएं कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन कौन सी है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो किसी न किसी तरह किसी जगह पर कॉन्ट्रैक्शन का काम करे, साथ आपको ऑप्शंस मिलेंगी। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में आप देख लें कि बहुत कॉमन प्रोटीन है, एक्टिन है और मायोसिन है। ये आपको जो है वो मिलती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन है और एल्ब्यूमिन भी उसके अंदर जो है वो आ सकती है। डिफेंसिव में जो इम्यूनिटी कॉज करने के लिए हम जानते हैं एंटीबॉडीज आ जाएंगी। फिर जो है वो हार्मोन्स के तौर पर इंसुलिन हार्मोन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो ये मुख्तलिफ तरह के सवाल यहाँ प्रोटीन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ओके जी, अगले सवाल पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइन एसिड डिराइव्ड हार्मोन? कौन सा अमाइन एसिड डिराइव्ड हार्मोन है? एपिनेफ्राइन है, एक डाइसोन है, एस्ट्राडायोल या एस्ट्रोजन भी इसको कह सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा ऐसा जो हार्मोन है जो कि अमाइन एसिड डिराइव्ड है? जी, अलीशा, अरसलान ए कह रहे हैं दोनों, कैपिनेफ्राइन, हबीबा रियाज ने भी ए कहा है, कासिम भी ए कह रहे हैं, हफ्सा, बिस्मा। ओके जी, सही है। अमाइन एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स होते हैं ये एपिनेफ्राइन। अब यहाँ मैं एक और चीज बताता चलूं आपको, क्योंकि देखिए मैंने जो सवाल दिए हैं ये एग्जैक्टली आपके उस चैप्टर में से नहीं है। तो कभी भी जब आप कोई टॉपिक या कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं या आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है जी ये कंटेंट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो आपने बहुत स्पेसिफिक नहीं रहना। अब ये चीज आपकी सेकंड ईयर के अंदर मेंशन की हुई है जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है, वहां उन्होंने लिखा हुआ है कि अमाइन एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें एपिनेफ्राइन है। इसी तरह से फिर नॉर एपिनेफ्राइन भी है, ये भी अमाइन एसिड डेरिवेटिव है। फिर जो है वो थायरोक्सिन्स होते हैं, ये भी अमाइन एसिड डेरिवेटिव है। तो अब आपने ब्रॉडली सोचना है, सिर्फ एक चैप्टर को वो जो 2-3 पेजेस आपके प्रोटीन के लिखे सिर्फ उस पर नहीं रहना। गलती उस वक्त होती है जब आप एक स्पेसिफिक चैप्टर का सोच के वहां सवाल हल करना शुरू कर देते हैं और आपको जब क्वेश्चन आ गया प्रोटीन पे, आप उस प्रोटीन वाले चैप्टर में पहुंच गए, उस टॉपिक में पहुंच गए, फिर आप सोचते हैं वहां तो ये नहीं लिखा हुआ। अब फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा भी उसमें ट्विस्ट आ जाए क्वेश्चन के अंदर और फिर वो गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। सो इस वजह से
ये लाजमी याद रखना है कि ब्रॉडली सोचना है, उसको पूरा एनालाइज करना है, टॉपिक पढ़ना है, और सवाल का जवाब जो जिसकी स्टेटमेंट मुश्किल है या जो उन्होंने मुश्किल दिया होता है एक्चुअली बहुत आसान होता है। थोड़ा सा स्टूडेंट को उसमें उन्हें कंफ्यूज करना होता है, या आप कह सकते हैं कि उसकी एनालिटिकल रीजनिंग चेक करनी होती है, इसलिए आपने उसको लाजमी जो है वो अ, देखना है कि कौन सा इसके अंदर करेक्ट बनेगा। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाए। Which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of the most protein? Least likely जो होता है ना, इसका मतलब होता है कम, यानी जिसका इतना रोल नहीं होता। तो कौन सा बॉन्ड है जो कि थ्री डायमेंशनल जो फोल्डिंग होती है प्रोटीन्स की, उसको स्टेबलाइज करने में काम नहीं करता? डाइसल्फाइड ब्रिजेस, एस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। जी, जी सबका आंसर जो है वो बी आ रहा है, लेकिन अलीशा ने कहा है ए है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस जिसमें बी कह रही है, अफसा जो है वो बी कह रही है, तो अरीन ने भी बी कह दिया। ओके, मुकद्दस का भी आंसर करेक्ट है, सही हो गया। जो एस्टर बॉन्ड है दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर उसको स्टेबलाइज करने में डाइसल्फाइड ब्रिजेस का रोल होता है, ये करेक्ट है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये भी करेक्ट है। आयनिक बॉन्ड भी वहां पर बनते हैं, और यहाँ मैं एक और ऐड करता चलूँ अगर वो भी आ जाए, वहां पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, या इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस भी हो सकते हैं, बट एस्टर बॉन्ड जो है वहां नहीं होगा। तो थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपने याद रखना है कि प्रोटीन्स में कौन कौन से बॉन्ड उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड किया है कि आपसे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर कर सकें कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अरोमेटिक अमाइनो एसिड। अरोमेटिक अमाइनो एसिड रिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर? टायरोसिन में, ट्रिप्टोफैन में, फिनाइल एलेनिन में, या सारे के सारे करेक्ट हैं? किस में अरोमेटिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं, सॉरी अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होंगे, रिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर होंगे? सी आ रहा है कुछ का आंसर, कुछ को डी लग रहा है कि सारे के सारे हैं, हफ्सा को लग रहा है कि डी है, मुकद्दस ने कहा है कि सी है। अब ये एक सवाल जो कि आपको जो है वो पता होना चाहिए, मैं और थोड़ा सा आपको इसमें मजीद जो है वो दिखा भी देता हूँ। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डेल्टा है, ऑल ऑफ द अबव। इसमें अरोमेटिक कार्बन जो है वो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपने इसमें लर्न करना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। वैसे तो आप जानते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स, आपने उनको एज इट इज सारा जो है वो प्रिपेयर तो नहीं करना, लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने लाजमी लर्न करनी है, और वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। और वो दो तीन चीजें इसके अंदर आपने सिर्फ जो है याद रखनी। मैं यहाँ पर आपको अमाइनो एसिड के ना कुछ डायग्राम दिखा रहा हूँ, जो उसके स्ट्रक्चर जो है वो दिखा रहा हूँ, तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से अमाइनो एसिड जो है वो कौन कौन से यहाँ पर प्रेजेंट हैं। जस्ट अ मिनट, मैं एक और आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, होपफुली आपको जो है वो नजर आना शुरू होगी होगी। ये जो अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड मुख्तलिफ तरह के हैं। इसमें नॉन पोलर भी हैं आपके सामने, पोलर अमाइनो एसिड भी हैं, और बेसिक भी हैं, एसिडिक भी हैं। अब ये 20 अमाइनो एसिड को उन्होंने स्पेसिफिकली कैटेगराइज किया हुआ है। ओके, अब इसमें जो चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये देखें फिनाइल एलेनिन, इसके अंदर ये आपको अरोमेटिक रिंग नजर आ रहा है। ओके, ये है जी ट्रिप्टोफैन, ये देखिए इसके अंदर भी आपको अरोमेटिक रिंग नजर आ रहा है। उसके बाद आगे टायरोसिन, ये देखिए इसके अंदर भी आपको अरोमेटिक रिंग। अब आप सारों में देख लें, सिर्फ यही है जिनके अंदर बकायदा अरोमेटिक रिंग्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो तीन सिर्फ आपने यहाँ पे लर्न कर लेने हैं कि किन किन के अंदर हमें अरोमेटिक रिंग जो है वो मिल रहे हैं। बाकी देखिए 20 अमाइनो एसिड है, तो रिंग्स जो प्रॉपर रिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के अंदर ही हैं। तो ये इसमें आपने याद रखना है। फिर यहाँ जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना जिस अमाइनो एसिड का, आगे हमारे पास सवाल आ रहा है वो, क्योंकि अब यहाँ पर आ गया तो हम उसको डिस्कस कर लें। वो ये ट्रिप्टोफैन, अब ये ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर देखें, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये इसका है। ठीक है, या सो कॉल्ड हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि दैट्स द लार्जेस्ट आर ग्रुप, जिसमें आर, क्योंकि आर ग्रुप का फर्क है ना सबके अंदर, ये आर ग्रुप आपको मेंशन हो रहा है जिसके ऊपर आपको अब इसमें अगर मैं आर ग्रुप देखूंगा, ये वाला आर ग्रुप है, ये दिस इज आर ग्रुप, लार्जेस्ट आर ग्रुप। या हम ये कहेंगे कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो आर ग्रुप है वो आपको इसके अंदर मिलता है। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ अमाइनो एसिड्स थे, वो मैंने आपको मेंशन किए हैं। वापस चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। इसके अंदर आपको ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट मिलेगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग और द एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एक्सेप्ट, सारी की सारी फाइब्रस प्रोटीन है सवाई एक। अब इस तरह का भी सवाल आया था आपको फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन को डिफरेंशिएट करना है, सिल्क प्रोटीन है, केराटिन है, मायोग्लोबिन है या फाइब्रिन है, सारी फाइबर प्रोटीन है सवाई एक के, कौन सी ग्लोबुलर प्रोटीन है, अब आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। इकराम का, हमाद का, कासिम, बिस्मा सब सी कह रहे हैं, सी जो है वो फाइब्रस प्रोटीन ग्लोबुलर है, बाकी सारी की सारी फाइब्रस है। यस करेक्ट आंसर, मायोग्लोबिन जो प्रोटीन है ये प्रोटीन आपको ग्लोबुलर प्रोटीन मिलती है, ग्लोबुलर प्रोटीन। और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। और फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं इनके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेस पर हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखना है दो स्ट्रक्चर की बेस पे हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं, टर्शरी की बेस पे और सेकेंडरी की बेस पे, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो टर्शरी है। अब वैसे तो आपने क्वार्टरनरी भी पढ़ा है, लेकिन अगर पूछा जाए क्वार्टरनरी भी आ जाए टर्शरी भी आ जाए और पूछा जाएगा जी बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको टर्शरी मिलेगा। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि लाइक ये एक हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक हो गया। इसमें अब कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, आप जानते हैं 574 टोटल अमीनो एसिड है, हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड है, हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड है। अब इसमें सवाल अगर आ जाए इन केस कि मैं पूछूंगा जी बताएं हीमोग्लोबिन के अंदर आपको बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा मिलता है, तो जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात आ जाए तो आपने बताना है कि इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो टर्शरी है। ओके, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ही टर्शरी है जिसकी बेस पर हम किसी प्रोटीन को ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। हाँ, अगर एक सवाल आ जाए या स्टेटमेंट आ जाए कि हीमोग्लोबिन में बताएं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आपने बताना है कि इसमें जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है टेक्निकली अगर हम उसको देखेंगे दैट इज द एग्रीगेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स हैं, चारों के अंदर आपको हर चेन में टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन जब चारों चेन आपको मिल जाएंगी तो साफ ज़ाहिर है इट्स द एग्रीगेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी का एग्रीगेशन क्वाटरनरी बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल पूछा जाएगा तो क्वाटरनरी है हीमोग्लोबिन में, बेसिक पूछा जाएगा तो हीमोग्लोबिन में टर्शियरी। अब अब आ जाएगा मायोग्लोबिन पे। अब मायोग्लोबिन में बेसिक या ओवरऑल दोनों अगर पूछा जाए तो दोनों ही टर्शियरी। क्या वजह है? हीमोग्लोबिन में बेसिक भी टर्शरी है, मायोग्लोबिन की बात कर रहा हूं नॉट हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में बेसिक भी टर्शरी है और ओवरऑल भी टर्शरी है। इसकी क्या वजह है, जरा मुझे जल्दी से आंसर करें इसका आंसर बॉक्स के अंदर। आ नहीं रहा मेरे पास आंसर, जल्दी करें जल्दी करें। अरसलान कह रहे हैं लेस कॉइलिंग है। यस कासिम सही कह रहे हैं, क्योंकि मायोग्लोबिन में एक ही चेन है, इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो है ही एक सिंगल चेन। तो जब एक ही चेन है तो उस चेन के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर है, तो क्वार्टरनरी तो उस वक्त कहेंगे ना जब चेन ज्यादा होंगी, एग्रीगेशन होगा टर्शरी का, तो यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं हो रहा, तो बेसिक और ओवरऑल दोनों सेम ही हुआ। तो इस तरह के सवाल भी पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which molecular structure of enzymes is essential for the activity, primary structure, secondary structure, tertiary structure और quaternary structure। जी अब एंजाइम के लिए बताएं कि उसकी एक्टिविटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर एसेंशियल है। जैनब सी कह रहे हैं, हमाद ने कहा है ए, अरसलान कह रहे हैं सी, कासिम भी कह रहे हैं सी। ओके जी सही हो गया। अब आपने फौरन से ये पहुंचना है कि एंजाइम जो है इसमें स्ट्रक्चर ये कौन सी प्रोटीन है। आप जानते हैं एंजाइम जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन, क्योंकि बकायदा उन्होंने एंजाइम का नाम लिया है। तो एंजाइम का नाम क्यों लिया है, तो आपको एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन या क्लास ऑफ प्रोटीन के बारे में बताना था। अगर वो एंजाइम का नाम एंजाइम लेता सिर्फ प्रोटीन कह देता तो फिर हम किसी और तरफ जा सकते थे, लेकिन अब हमने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली ग्लोबुलर प्रोटीन की बेस पे ही बताना है, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो टर्शरी होगा, क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन होती है उनमें टर्शरी स्ट्रक्चर है। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं हम ये देखते हैं कि ज्यादातर ये फंक्शनल प्रोटीन होती हैं, कोई ना कोई काम कर रही है, फंक्शनल प्रोटीन मोस्टली। और जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं वो ज्यादातर स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए उनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं। ये भी इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of bond is required to maintain the alpha helix configuration of protein। अल्फा हेलिक्स जो कॉन्फ़िगरेशन होती है प्रोटीन की, बताएं कौन सा बॉन्ड उसमें चाहिए और उसको मेंटेन करता है। डाइसल्फाइड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है। ओके जी, बड़ी तेजी से सी आंसर आ रहा है सब लोगों का, हबीबा, जैनब, अरीन, सब लोगों ने सी आंसर किया है। और यस सी करेक्ट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा
वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। आप जानते हैं कि ये एक वीक बॉन्डिंग होती है और ये इजीली डिसऑर्गेनाइज भी हो सकती है। तो अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की बेस पे होती है। यस, दिस इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन विद नॉन प्रोटोनिशियस मटेरियल? कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसमें साथ नॉन प्रोटोनिशियस मटेरियल भी प्रेजेंट है? कोलेजन है, फाइब्रिनोजिन है, एल्ब्यूमिन है और हीमोग्लोबिन है। जैनब ने डी का है, अलीशा ने सी का है। जल्दी 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 सोचें, इस पे सोचें जल्दी से कि कौन सी प्रोटीन है। बिस्मा ने भी डी कह दिया है, साइमा ने डी, जैनब डी। आयरन इज नॉन प्रोटीन। यस, साथ ने बता भी दिया कि आयरन जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। ओके, सही हो गया, सबने आंसर सही किया ज्यादातर लोगों ने, क्योंकि जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो हीमोग्लोबिन है, इसको हम ये भी कहते हैं कि दैट इज एग्जांपल ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप की हम एग्जांपल लेते हैं, और वो किस तरह से? हम कहते हैं कि हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप होता है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप आप जानते हैं ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन। और ये हीम ग्रुप जो है इसके अंदर, दैट इज द नॉन प्रोटीन। ठीक है, तो इस वजह से ये ऐसी प्रोटीन है जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट एसोसिएट है। इसका मतलब है कि हीम जो है ये नॉन प्रोटीन हो गया, और ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन पार्ट इसके अंदर हो गया। या जैसे कि यहाँ एक स्टूडेंट ने कहा था कि इसमें आयरन होता है, जिस वजह से मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि दैट इज वन ऑफ द मेटेलोप्रोटीन। अब देखिए, इस तरह का भी सवाल आ जाता है कि बताएं मेटेलोप्रोटीन कौन सी, मेटल किस प्रोटीन के अंदर है, तो उसके लिए भी हीमोग्लोबिन जो है वो करेक्ट आपको मिलेगा। यस, पायरोल रिंग उसके अंदर वो एग्जैक्टली ये जो हम सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, ये इसी से रिलेट कर रही हैं। मेटालोप्रोटीन है या नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट इस मटेरियल के अंदर है। अच्छा, मुझे बताएं कि एल्ब्यूमिन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, एक तो स्टोरेज प्रोटीन तो हमने पढ़ लिया कि ये एग एल्ब्यूमिन जो है वो एग के अंदर ये स्टोरेज भी करती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रोल है एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। हाँ, साइमा ने कहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, अरसलान ने भी सही कहा है। तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है ब्लड के अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो रोल होता है वो एल्ब्यूमिन का रोल सबसे ज्यादा होता है। दैट इज अबाउट 75% जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, दैट इज मेंटेन्ड बाय द एल्ब्यूमिन। और साथ 75 तो इसने कर लिया, साथ बाकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है इसका भी रोल होता है। तो 25% रोल जो होता है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन का होता है। तो ये इसमें आपने याद रखना है, ये कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, दिस इज द करेक्ट टर्म, जो कि ब्लड के अंदर उसको मेंटेन करना होता है। ओके जी, गुड। काफी लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं लेक्चर को, इसका मतलब आपने गौर से सुना था और अब सोच भी रहे हैं। अब यही वो लर्निंग है जो कि रिक्वायर्ड है। अगर इस तरह की आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर लेते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है, अपने हाथों से लिख लेना इसको, क्योंकि ये चीज़ें भूल जाती हैं। बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ना है, चीज़ें आपको स्किप होती रहती हैं, लेकिन जब आप अपने नोट्स आपने बनाए होंगे, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते जाएंगे, और जब आप टेस्ट के करीब आएंगे आपने जस्ट वो पढ़ लेने, मोर देन इनफ है। इसके बाहर से कोई चीज़ हो नहीं आने वाली। तो ये आपने बात याद रखना है। सो बाकी इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा मैं अपनी बुक जो है वो लिख रहा हूँ बड़ी तेज़ी के साथ, और बल्कि कई सालों से उस पर काम कर रहा था, बस टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो जो है वो उस पर टाइम नहीं दे पाया। तो अब इंशाल्लाह ताला आपको एग्जाम्स के करीब जाके एक बेहतरीन और बायोलॉजी की बुक मिलेगी, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास बेहतरीन किताब होगी, और इंशाल्लाह कोई सवाल भी उससे बाहर नहीं आने वाला। तो वो इंशाल्लाह बाद में आपको फिर बताऊंगा उसके बारे में। ओके जी, अगले पे चलते हैं। विच आर फॉलोइंग प्रोटीन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द फॉरेन पैथोजेंस? अब बड़ा आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आपका पूरा माइंड बन गया कि प्रोटीन के फंक्शन जो है वो क्या है, किस तरह से प्रोटीन अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें एग्जैक्टली जो आंसर आ रहा है लोगों का वो सी आ रहा है सबका। हालांकि एंटीजन, वैक्सीन, एंटीबॉडीज, फाइब्रिनोजिन बड़ा आपस में चीजें रिलेट कर रही हैं, लेकिन अब जानते हैं कि एंटीबॉडीज ऐसी प्रोटीन है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। और एंटीबॉडी जो है, अच्छा इनके लिए एक नाम को बताएगा, एंटीबॉडी के लिए एक और टेक्निकली नेम यूज होता है, क्या नाम होता है एंटीबॉडीज के लिए? जल्दी से आंसर करें जरा, मैं देखूं कि किसको पता है कि एंटीबॉडी के लिए एक और टेक्निकल नेम यूज होता है। नहीं बताया किसी ने। मैं लिख देता हूँ, अम्यूनोग्लोबुलिन। यस, अफसा ने लिख दिया है, गुड, अम्यूनोग्लोबुलिन। और एंटीबॉडीज जो है, अच्छा बताएगा कि इसमें अंदर डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं इसकी, हमने आगे जो इम्यूनिटी वाला टॉपिक आएगा वहां जाके इसमें हम बात करेंगे कि एंटीबॉडीज जो है उसको आईजी, आईजी लिखा होता है।
इसके अंदर IgA होते हैं, IgE होते हैं, IgG होते हैं, IgD होते हैं, IgM होते हैं। ये सारी एंटीबॉडीज हैं और इनका डिफरेंट रोल है। 5 टाइप्स होती हैं एंटीबॉडीज की। डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब हमारा प्रॉपर इम्यूनिटी टॉपिक आएगा वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। Proteins of hairs, horns, feathers, and other skin parts, or the storage protein, enzymatic protein, structural protein, or contractile protein. Okay, C. C आंसर आ रहा है सबका। Yes, C is correct. Structural protein. और इसमें स्पेसिफिकली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जैसे मैंने कहा कि फाइब्रस प्रोटीन है, तो वो जो कि यहाँ पर ये तमाम चीजें बनाने के लिए यूज होती है, दैट इज द केराटिन। तो केराटिन जो होती है वो हेयर, नेल्स, हॉर्न, अदर स्किन पार्ट, फीदर्स, क्योंकि ये अपर स्किन पार्ट के ऊपर सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। सो दैट्स अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और इसको हम केराटिन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आइडेंटिफाई द प्रोटीन व्हिच कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। कौन सी प्रोटीन जो है उसको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता? एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिन और एंजाइम्स। ओके, लिशा ने सी कहा है, जैनब ने सी कहा है कि फाइब्रिन जो है उसको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता। अरसलान भी सी कह रहे हैं। ओके, ज्यादातर लोग सी कह रहे हैं। अब क्यों, वजह क्या है? अब आप जानते हैं कि आपने जो है वो इसमें पढ़ा कि ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन हमने दो तरह के पढ़े हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है दे कैन बी क्रिस्टलाइज, उनकी क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन जो है उनकी क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकती। तो फाइब्रिन जो है, बिकॉज दिस इज द फाइब्रस प्रोटीन, तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकती। लेकिन बाकी क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन है तो उनकी क्रिस्टलाइजेशन स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर हो सकती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यूजुअली a polypeptide chain bend and fold upon itself to form a globular shape. This is protein's primary conformation, secondary, tertiary और quaternary। जी, फोल्डिंग ऑफ अपॉन इटसेल्फ, अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्ड हो रही है और वो ग्लोबुलर शेप बना रही है, तो उसके लिए यस, सब लोगों का करेक्ट आंसर है टर्शियरी कंफर्मेशन। ठीक है, सेकेंडरी के लिए जब भी आएगा तो उसके अंदर हम ये आएगा कि पॉलीपेप्टाइड चेंज होगी, वो ट्विस्ट करेगी और ट्विस्ट करके वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगी या स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाएगी। तो अगर तो हेलिकल और स्पाइरल स्ट्रक्चर बना रहा है तो वो सेकेंडरी है। अब यहाँ पर आपको जो एक की पॉइंट है वो ये है कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर हो उस पे आप ऊपर पढ़ के हैं कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होंगी। आइडेंटिफाई ऑड अमंग द रेस्ट। इन चारों में से ऑड आपने बताना है। तो ऑड वो होता है जो कि तीनों से डिफरेंट होगा, बाकी तीन से डिफरेंट होगा। तो कौन सा ऑड है? सी जो है वो आप लोगों का आंसर आ रहा है। सी के अंदर सेलुलोज है। आपने कहा कि सेलुलोज इससे डिफरेंट है। अमाइलेज है एक ऑप्शन, सेलुलेज है, सेलुलोज है, लाइपेज है। यस, अब सेलुलोज जो है वो यहां से डिफरेंट इस वजह से है कि सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, और बाकी सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। यस, ये भी प्रोटीन है, ये दोनों भी प्रोटीन है क्योंकि एंजाइम है, और लाइपेज जो है ये भी प्रोटीन है। तो समटाइम इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि ऑड अमंग द रेस्ट जो है वो कौन सा होगा। ओके जी, अगला सवाल मैं अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ कि आइडेंटिफाइड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइन एसिड विद रिस्पेक्ट टू द आर ग्रुप। कौन सा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? ग्लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, मिथायोनीन है, या सिस्टीन है? यस, अब ये याद रखना है, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक ही वर्ड है, आपने सिर्फ याद रखना है कि जो ट्रिप्टोफैन है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो अमाइन एसिड है वो ट्रिप्टोफैन है, और इसका आर ग्रुप में ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूँ। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ये भी आपने साथ ही लिख लेना नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं। जी, आइडेंटिफाइड द सल्फर कंटेनिंग अमाइन एसिड। ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं? अब मैंने दो ही हैं, पेयर बना दिए हैं, ये बताएं, ग्लाइसिन और एलेनिन है, मिथायोनीन और सिस्टीन है, या टायरोसिन और प्रोलीन है, या ग्लूटामिक एसिड और सीरीन है। अरसलान का भी, साइमा, हफ्सा ये बी कह रहे हैं, मुकद्दस ने भी बी कह दिया कि मिथायोनीन एंड सिस्टीन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। यस, यू आर ऑल करेक्ट, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड मिथायोनीन और सिस्टीन है। तो मैं दोबारा से आपको उस स्लाइड पे लेके जाता हूँ, वहां पर जाके हम ये देखते हैं कि क्या ये वहां मेंशन किया हुआ है। आई होप कि आपको नजर आना शुरू हो गए अमाइनो एसिड। ओके, इसमें देखें, अब जो सिस्टीन है वो ये अमाइनो एसिड है, ये इसके अंदर आप देखें ये वाला ग्रुप, ये आपको इसमें सिस्टीन जो है वो नजर आ रहा है कि इसके अंदर सल्फर जो है वो प्रेजेंट है। ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये आपको सिस्टीन नजर आ रहा है, इसके अंदर ये देखिए सल्फर प्रेजेंट, दैट्स द सल्फर कंटेनिंग। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं मिथायोनीन को देख लेते हैं कि मिथायोनीन अमाइन एसिड जो है वो भी सल्फर कंटेनिंग है। तो मैं यहाँ उसकी भी आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये है मिथायोनीन,
और ये मेथियोनीन जो है इसके अंदर भी सल्फर जो है वो प्रेजेंट है। तो सिर्फ 2 अमाइन एसिड ऐसे हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग है, तो ये आपने जो है वो लर्न कर लेने हैं। ओके जी, वापस आते हैं उसी स्लाइड पे, एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ये वाला भी आपने नोट कर लेना है, सवाल पेपर के अंदर आ जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अब आ गया है। क्वेश्चन है व्हिच अमाइन एसिड गिव राइज टू एडिनालीन, नॉरएडिनालीन, थायरॉक्सन, डोपामाइन एंड मेलानिन। अब ये सारे के सारे अमाइन एसिड डेरिवेटिव्स हैं, तो कौन सा अमाइन एसिड डिराइव करता है ये तमाम चीजें, क्योंकि ऊपर ये सवाल हम पढ़ चुके हैं कि अमाइन एसिड से जो हार्मोन है वो डिराइव होता है। तो क्या आइसोल्यूसिन है, टायरोसिन है, ग्लूटामिक एसिड या विलाइन। बहुत से लोगों का आंसर जब बीटा आ रहा है, वेरी गुड, अरसलान ने, अलीशा ने, सबने बी कहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अफसन ने भी बी कह दिया। टायरोसिन जो है इससे एडिनालीन, नॉर एडिनालीन, थायरॉक्सन, इसी तरह से डोपामाइन, मेलानिन, ये सारे जो है वो टायरोसिन अमाइन एसिड। तो ये भी एक ही सवाल जो आपने याद रखना है कि टायरोसिन अमाइन एसिड जो है वो डिराइव होते हैं, या अमाइन एसिड वहां से डिराइव किए जाते, सॉरी हार्मोन्स डिराइव किए जाते हैं वहां से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। The first protein to have its complete amino acid sequence determined was the hemoglobin, insulin, fibrinogen और keratin। कौन सी प्रोटीन का सबसे पहले जो सीक्वेंस था वो डिटरमिन किया गया? जी बताएं जरा जल्दी से। ओके जी, बी जो है वो आंसर सब लोग कर रहे हैं कि इंसुलिन जो है उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आइडेंटिफाई डिटरमिन किया गया। यस, ऑल आर करेक्ट। साइंटिस्ट का नाम जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो साइंटिस्ट का नाम है एफ सिंगर। इसने 1951 में प्रोटीन का जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर था उसको आइडेंटिफाई किया। तो उसने बताया कि इंसुलिन जो है उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड है, उसमें 2 चेन है, एक चेन में 21 अमाइनो एसिड है, दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड है, और आपस में एक दूसरे के साथ डाई सल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए वो अटैच होती हैं। तो ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाए। विच प्रोटीन प्रोवाइड्स द रेजिलियंस एंड इलास्टिसिटी टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन? इलास्टिन, कोलेजन, टाइटिन और केराटिन। जी, कौन सी प्रोटीन जो है जो रेजिलियंस, एजिलिटी, लचक और इसके साथ साथ जो है वो बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी देगी? तो ज्यादातर का आंसर ए आ रहा है, अरसलान ने ए कहा है, हमाद ने भी ये कहा है। और कोई जल्दी से बताएं जरा, इसके अलावा तो नहीं है कोई आंसर, फिर मैं इसको देखूं। अफसा ने भी ये कह दिया। ओके, चलें जी, इसका आंसर, करेक्ट आंसर ए ही है। इलास्टिन जो प्रोटीन होती है वो रेजिलियंस, इलास्टिसिटी, टिश्यूज और ऑर्गन जो है उसको प्रोवाइड करती है। एक तो यार कोलेजन का मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक और प्रोटीन यहाँ पर लिखी हुई है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द टाइटिन प्रोटीन। अब ये टाइटिन प्रोटीन क्या करती है? ये जो प्रोटीन है ये भी इलास्टिक स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है, मैं लिख देता हूं, लेकिन स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड करती है इलास्टिक स्टेबलाइजेशन टू मायोसिन एंड एक्टिन फाइबर्स, जो कि मायोसिन और एक्टिन जो होते हैं, या आप कह सकते हैं मायोसिन एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं, उनके लिए उनको स्टेबलाइज करने का काम जो है वो टाइटिन प्रोटीन का होता है। फिर केराटिन आपको होता है नेल्स में, हेयर्स में, हॉर्न्स में, फीदर्स में, ये यहाँ पर जो है प्रेजेंट होती है। इसी तरह से प्रोटीन, वैसे बहुत सारी प्रोटीन है, कुछ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि अगर सवाल आ जाए तो उनमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने, एक प्रोटीन जो है वो है जेलेटिन। इसके बारे में भी आपने याद रख लेना है। जेलेटिन जो होते हैं ये एक न्यूट्रिशियस प्रोटीन है दैट डिराइव फ्रॉम द कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन। दैट इज द न्यूट्रिशियस प्रोटीन दैट इज डिराइव फ्रॉम कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन्स। इसको जेलेटिनस प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी तरह ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ट्यूबुलिन ये स्पेसिफिकली जो प्रेजेंट होती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के आपने बहुत सारे रोल पढ़े हैं, स्पिंडल्स के अंदर इसका रोल होता है, वहां पर ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। फिर इसके अलावा एस्टर्स होते हैं, वहां भी ये प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं। फिर सेंट्रियोल जो है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर आपने पढ़ा हुआ है फ्लेजेला में भी, आप जानते हैं जो यूकैरियोट का है, सीलिया जो है वहां भी माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। तो कॉन्ट्रेक्शन के अंदर यहाँ एक्टिन के साथ साथ जो स्ट्रक्चर बना रहा होता है उसकी, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स जो कि आपने यहाँ पर याद रखनी है। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीएज? ऑक्सीडेज, कैटालेज, रेनिन और डीमाइनेज। अब ये इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि कौन सा ऐसा है जो कि प्रोटीएज है। प्रोटीएज कहते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आपने देखना है।
जी करेंद्र आंसर जल्दी से। अरसलान ने सी कहा है, जैनब ने सी, हमाद सी, साइमा ने भी सी कह दिया। ये जो रीनन है, वेरी गुड, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। रीनन, अब इसमें याद रखना है कि 2 N होने चाहिए। यस, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, साइमा सही कह रही है। तो ये इसके अंदर रीनन, अच्छा एक जो होता है वो है 1 N वाला रीनन, ये क्या होता है? अब ये दोनों के अंदर फर्क है। अगर तो डबल N वाला आएगा तो रीनन, वो आपको तो एंजाइम मिलेगा जो कि प्रोटीएज है। और जो रीनन सिंगल N वाला होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर। और ये एक हार्मोन है जो कि किडनी से प्रोड्यूस होता है। और एक सिस्टम ये यहाँ पे बनाता है, मैं पूरा सिस्टम का इसका नाम लिख देता हूँ, जो कि ब्लड प्रेशर को हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम मेंटेन करता है। दैट इज कॉल्ड द रीनन एंजियोटेंसन सिस्टम। रीनन एंजियोटेंसन सिस्टम, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हार्मोन है। तो ये वाला जो है वो हार्मोन है 1 N वाला, और 2 N वाला अगर आएगा तो फिर वो एंजाइम होगा। ये इसमें फर्क आपने याद रखना है। काइमोसिन जो होता है वो प्रोटीएज है, हम ये तो नहीं कह सकते कि बट इट्स अ प्रोटीएज, क्योंकि वो वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन इसने स्टमक के अंदर जो है वो उसको डाइजेस्ट करना है। रीनन इज प्रेजेंट इन द स्टमक। ओके जी, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे प्रोटीन से रिलेटेड जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट जो है, बाकी रीडिंग के आपके पार्ट हैं या लेक्चर आपने सुना है उसके अंदर आपने जैसे सुन लिए हैं। लेकिन अगर जितना भी टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आ जाए या कॉन्सेप्ट आ जाए तो अभी इससे बाहर नहीं आ सकता। ये चीजें आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है, बाकी आगे चलते जाएंगे जैसे जैसे फर्दर हम चीजों को देखते जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में तो पूछ सकता है।